हेलो एवरीवन। तो जिसमें से हम फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है हमारा, उसमें हम हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी, इन सभी विषयों का हम हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहले पढ़ा है हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट। तो इसी श्रृंखला में हम आज देखेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री का पार्ट सेकंड, जिसमें कि हमने फर्स्ट अध्याय और सेकंड अध्याय की स्टडी कर ली है। तो आज हम बात करेंगे इसके थर्ड अध्याय के बारे में। तो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय थर्ड, आरंभिक नगर। मतलब कि आरंभिक नगर क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब उनके घर के पास में एक गली है, वहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं और दोनों क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर, मतलब कि एक बहुत बड़ा घर रहा होगा जो एक खंडहर की तरह दिख रहा था, जिसमें कि किसी गली के बच्चे घुस रहे थे, मतलब कि वहां पर जा रहे थे और भूत कह करके वह माने बोलने लगे। तो एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी। और दूसरी ओर महिला तो सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल हरप्रीत सोचने लगे कि पुराने खंडहर में लोग इतना लगाव क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई है जो कि एक खंडहर में है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा की कहानी। मतलब कि हड़प्पा क्या है और इसकी किस तरह से यह सुर्खियों में रहा। तो अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है कि लगभग 150 साल पहले, मतलब कि 150 साल पहले की कहानी ये हड़प्पा सभ्यता जो होती है वह 150 साल पहले की कहानी बताती है। जिसमें से सबसे पहले पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, जो किसके शासनकाल, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक मतलब कि जो रेलवे लाइन का काम चल रहा था, तो वहाँ पर जो इंजीनियर लोग थे वो नाली की खुदाई कर रहे थे। खुदाई करने के साथ साथ उनको कुछ ऐसे अवशेष मिले, ये हड्डियाँ के ऐसे अवशेष मिले जिसमें कि वह उसी के बारे में पता करने लगे। तो इस तरह आधुनिक पाकिस्तान में उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडहर है जहाँ पर कुछ अच्छी ईंटें भी मिलेगी। वह सोचकर हड़प्पा खंडहरों पे से हजारों ईंटें उखाड़ कर फेंक दी और रेलवे लाइन बिछाई गई। मतलब कि जो खंडहर था जो महलों का, तो उसमें से पूरी उखाड़ कर उन्होंने फेंक दी गई। हजारों ईंट रखी थी उनको फेंक दिए और फिर वहां से एक लाइन बिछाने का कार्य किया गया, जो पूरी तरह इमारत वो है नष्ट हो गई। तो इसके बाद 80 साल पुराने पुरातात्विक वेदों ने इस स्थल में सबसे पता लगाया कि खंडहर उपमहाद्वीप में ही सबसे पुराने हैं। मतलब जो खंडहर होते हैं वह सिर्फ महाद्वीप में ही सबसे पुराने खंडहर मिलते हैं, जिसमें कि चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए बाद में इससे मिलने वाले सभी पुरा स्थलों को इमारतों की चीजें मिली, जिसमें हड़प्पा इमारत कहा गया। मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें जो भी चीजें मिली वह हड़प्पा की सबसे पुरानी इमारत के रूप में देखा गया। प्राय यह पुरानी इमारतें को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन, मतलब कि जो पुरानी इमारतें उनको तोड़कर नए अच्छे डिजाइनिंग के भवन बनाए गए, जिसमें पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखा जा सके। मतलब कि उन्हीं की जगह पर और उनको और अच्छी तरह से मरम्मत करके उनको सुरक्षित करके बनाया गया। इसमें इस नगरों की विशेषता क्या थी? इस नगरों में 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सेदार विभाजित किए गए। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। मतलब कि जो पश्चिमी भाग था वह सबसे ऊंचा था और लेकिन ऊंचाई पर बना था लेकिन छोटा था।
और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था, जिसके निचले इलाके पे मतलब कि जो पूर्वी क्षेत्र था वह नीचे के भाग में था, जो सबसे बड़ा था। ऊंचाई वाले भाग में पुरातत्व वेदों में नगर दुर्ग कहा गया। जो सबसे नीचे वाले क्षेत्र है उनको नगर दुर्ग कहा गया, जिसके निचले हिस्से पर निचला नगर कहा गया। और जो दोनों हिस्से पर 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बने, मतलब कि एक महल है, महल के चारों ओर जो दीवारें थी वह पक्की ईंटों की बनाई गई, जिसमें कि इसको बनाने के लिए हजारों सालों के बाद भी इनकी दीवारें आज भी खड़ी हुई रहती हैं। तो दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई की तरह करते थे और दीवारें खूबसूरत दिखती थी, मजबूत हो और खूबसूरत हो। कुछ नगरों में नगर दुर्ग की इमारतें भी खास थी। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांतों के, भारत के गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब के प्रांतों में मिलते हैं। इन स्थलों में पुरातत्व वेदों में को अनोखी वस्तुएं भी मिलती, मतलब कि बहुत कई तरह की वस्तुएं भी मिलती, जिसमें मिट्टी के लाल बर्तन, जो काले रंग के चित्र दिखाई देते हैं, पत्थर पर वाट है, मोहरे हैं, मनके हैं, तांबे हैं जैसे आदि उपकरण के लंबे लंबे ब्लेड आदि दिखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है कि चित्रकूट महाद्वीप में जैसे कि नदियों के बारे में बताया, ये हुई कौन सी, सिंधु नदी, फिर आई इसमें झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी हड़प्पा काल की है, जो कि राखी गढ़ी कालीबंगा राजस्थान में, गढ़ेवाल है, चंदहुड़ पाकिस्तान में, चंदहुड़ भारत में ही है, धौलावीरा है, सरकोता है, सुतकोरा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो कुछ नगर में कुछ खास इमारतें बनाई गई, जो विशाल तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। और इन पुरातत्वविदों में नगर स्नानागार कहा जाता था। और इस तालाब बनाने में ईंटें और प्लास्टर इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर, ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दोनों तरफ सीढ़ियां, मतलब कि इस टाइप से बना, जिसमें सीढ़ियां बनाई गई, जिसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया, जिसमें से आसानी से जाया जा सके और बाहर निकला जा सके। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े इनके गृह भंडार भी मिले। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये स्नानागार है, इसमें पानी भरा रहता था। ये सीढ़ी लगी जिसमें से नीचे जाकर इसमें नहाया करते थे। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के हुआ करते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांशतः घरों में एक स्नानागार जरूर होता था। और कुछ कुआं भी रखा करते थे, जिससे कि उनको पानी बाहर से लाना ना पड़े। तो कई नगरों में ढके हुए नाले मिलते, मतलब कि इस टाइप से नाली बनी और इसमें से ऊपर से पूरा प्लान कर दिया जाता था और इसके नीचे से पानी जाने का रास्ता छोड़ देते, और जिससे के कारण कि वहाँ गंदगी का कोई माहौल ना बन सके, मतलब कि गंदगी उसमें ज़्यादा ना फैल सके। सीधी लाइन द्वारा बनाई जाती थी। हर नाली में हल्की ढलान हुआ करती थी, जिसमें कि पानी आसानी से चला जा सके। और वह सड़कों नालियों का जो पानी रहा करता था, वो पानी को भी सीधी उन नालियों से द्वारा उनको पास किया जाता, जिससे कि वह आसानी से नाली के माध्यम से दूसरी जगह जा सके। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में आपने वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, और कोई 2 अंतर बताएं। कि मतलब कि आपको पिछले अध्याय में पढ़ा जैसे कि उसमें और इसमें क्या अंतर दिखाई देता है। कुछ टाइम उसमें
तो अब बात करते हैं दोस्तों नगरी जीवन। नगरी जीवन किस तरह से था। नगर हड़प्पा के नगरे में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना से जुटे रहते थे। जो संभवतः है यहाँ के शासक, यह भी संभव है कि शासक लोगों से को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर तथा अन्य वस्तुएं चीजें मंगवाते थे। शायद यह शासक लोग खूबसूरत मनके का निर्माण करते थे जिसमें सोना, चांदी, आभूषण आदि चीजों को आसपास रखते होंगे, क्योंकि उन मनकों और मोहरों को लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच गई होंगे। अब इसके अलावा नगरों में बहुत से शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो कि विभिन्न तरीके के आभूषण या विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे, जो कि अनोखी और बेहद सुंदर बनाते थे। इन वस्तुओं को देख के ही लोगों को आकर्षित होता था। जैसे सुदूर देशों की किस्से कहानी इससे जुड़े हुए थे। जो मिट्टी के बनाए गए कई प्रकार के खिलौने बनते थे, जिसमें कि नगर में रहने वाले लोग एक सूची रूप में, इनमें से तो कुछ लोग ऐसे जो मिहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे, जैसे कि अब इस चित्र में भी देख सकते हैं। इस तरह से ये मटके बनाकर वह धरती के नीचे जमीन में गाड़ दिया करते थे और उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री को रख देते थे। तो सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क बनी है, जिसमें इस सड़क है, इस तरह से इसमें नाली का निर्माण किया गया जिसमें कि पानी आसानी से जा सके। बाई और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है जिसमें कि डायग्राम में बताया गया, और इस मोहर के नीचे चिन्ह जो खास लिपि से बने हुए, मतलब कि ये चिन्ह है जो खास लिपि से बने हुए उपमहाद्वीप में पाए गए लेखक का प्राचीनतम उदाहरण है कि विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और ये कैसे है किसी को अभी कुछ पता नहीं चला। इसके नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, मतलब कि ये खिलौने बनाकर इनको पक्की मिट्टी से बनाया जाता था, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षित हुआ करते थे। तो नगर और नए शिल्प, मतलब कि नगरों में किस तरीके से वस्तुओं का निर्माण या डिजाइन किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, कि वह किस तरह से उसमें हड़प्पा काल में नगरों से प्राप्त होती है। जो पुरातत्व वेदों से चीज़ें वहाँ मिली हैं, जिसमें से अधिकतर पत्थर हैं, शंख हैं, तांबे हैं, कांसे हैं, सोने हैं और चांदी जैसी धातुओं से बनाए गए तांबे के, कांसे के औजार, हथियार, गहने आदि बर्तन बनाए जाते थे। जो कि सोने और चांदी के गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे, जिससे कि सोने चांदी के गहने बनाए जाते थे, जो कि उनका एक उनकी एक महत्वपूर्ण सामग्री ही थी। यहाँ पर मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं और मनके बाट और फलक है। कौन कौन से हैं? बाट और फलक। यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि प्राचीन काल में, हड़प्पा काल में जो सबसे मिले प्राचीन वस्तु के कौन कौन सी वस्तु हैं जो कि मनके के रूप में प्रयोग करते थे, जैसे कि वाट है और फलक है। इन दोनों चीजों को यहाँ की आकर्षक वस्तुओं के रूप में मिले हैं। तो ऊपर पत्थर की ओर देखो, पत्थर को बाढ़ देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया, मतलब कि किस अच्छे डिजाइन से बनाया गया। जैसे चार्ट पत्थर बनाया गया है, इसे शायद ही बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तोलने के लिए बनाया गया होगा।
मध्य में बाएं मनके हैं। इनमें से कई कालीच पत्थर कार्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए हैं और इनके बीच में छेद किया गया जिससे कि वह आसानी से उनको धागा डालकर माला बनाई जा सके और उन माला को वह धारण कर सके। मध्य में दाएं पत्थर धारदार फलक हुआ करती थी। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्तुएं हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर में बनी मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से मिली हुई इनमें से कढ़ाईकार वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में के लोगों का पत्थर और मोहरों के बारे में बनाते थे। मतलब कि उन हड़प्पा काल की सभ्यता के लोग पत्थरों से छोटे छोटे पत्थरों को काटकर उनको मोहरे बनाया करते थे। इन आयताकार के मोहरों में सामान्यतः जानवरों का चित्र यानी कि ताक कर या खुदाई करके खुदावदार चित्र मिलते हैं, जिसमें हड़प्पा के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। जैसे कि अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदार ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयांस की बनी हुई तकलियां सूत तकाई का संकेत देती हैं। इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो कि किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर को तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर 25 कारी करना। 25 कारी मतलब कि चित्रकारी करना, उनमें की विभिन्न तरीके के डिजाइन के द्वारा डिजाइन डालना जिससे कि वह मनके वस्तुएं और अच्छी सुंदर दिखने लगे। तो मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी देखिएगा और उसे इस तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, जो उसको जानता हो, उसको अच्छा डिजाइन आता हो, वह एक विशेषज्ञ मूर्तिकार की ही संरचना हो सकती है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी के पास ऐसा हुनर नहीं होता। जो जानता है तो उसे वही उसके बारे में बना सकता है और उसको अच्छे से डिजाइन कर सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों करते थे। प्रशिक्षण हासिल करते थे और फिर केवल महिलाएं ही, शायद कुछ महिलाएं ही पुरुषों को ही उन काम में दक्ष थी। मतलब कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी इन कामों के लिए दक्ष दी गई। वो भी दक्ष थी, मतलब कि प्रशिक्षित कर सके और वो भी अच्छे से डिजाइन कर सके। फ्यांस, पत्थर और शंकी प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू, स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत पर चढ़ाई जाती थी और चिकनी परत के रंग को नीले व हल्के मोहरों की हल्के समुद्र हरे होते हैं, जो कि समुद्र की तरह रंग को उसमें दर्शाया गया है, जो कि उस वस्तुओं को समुद्र की तरह वह दिखने लगे। फ्यांस के मनके, चूड़ियां, बालें, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते हैं। कच्चे माल की खोज। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप में मिलते हैं और फिर उन्हें किसान या पशुपालक उनका उत्पादक करते हैं। और जैसे कि लकड़ी हुआ, धातु, अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। उनको फिर किस तरह से चीज़ों को बनाई जाती है,
मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। फिर इसे ले जाकर मशीनरी में ले जाकर उनको कपड़ा बनाया जाता है, जो कि विभिन्न टेक्निक की तरह से उसको उनमें से कपड़ा को तैयार किया जा सकता है, जिससे कि कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, जो कि आधुनिक तौर पर आज देखें तो वो कपासों से वो है मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। परंतु पुराने लोग जो है तो वह कताई करते थे, बुनाई करते थे, जिससे कि वह कपड़ा तैयार करते थे। हड़प्पा के लोगों में कई चीज़ों का वहीं पर मिलती है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर से आयात किया करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ की एक पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ ही मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात है, ईरान है, अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया और ले जाया जाता, मतलब कि ये वस्तुओं को यहाँ एक स्थान से लेके दूसरे स्थान ले जाने के लिए वह इस तरह की गाड़ी का ही उपयोग किया करते थे, जिसमें कि वस्तुओं को आसानी से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाया जा सके। इन चित्रों में साफ तौर पर दिखाए गए खिलौने के तौर पर मोहरे का उपयोग किस तरह से हड़प्पा के यातायात के लिए साधनों का प्रयोग करते थे। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, अनाज उगाते थे और फिर जानवर पालते थे। किसान चरवाहा ही शहरों में रहने के लिए शासकों में लेखक दस्तकारों खाना के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि भी उगाया करते थे, जो उनका भोजन का मुख्य स्रोत था। किनका? हड़प्पा कालीन लोगों के लिए। जमीन की खुदाई के लिए, मतलब कि जमीन की खुदाई के लिए इस तरह के हलों का उपयोग किया करते थे, जिससे कि वह जमीन को जोत करके उसमें अनाज को उगाया करते थे, और उन अनाज से अपना भरण पोषण या अपनी जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए वो है इसका उपयोग किया करते थे। हड़प्पा काल के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि पालते थे, और इनके आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे के महीने में मवेशियों के लिए चारा पानी की तलाश में दूर दूर चले जाते थे। ले जाया जाता था, जैसे काले फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे, उसका मांस खाया करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन के लोग का सूक्ष्म निरीक्षण किस तरह से हुआ दोस्तों? तो दोस्तों देखते हैं कि हम कच्छ के इलाके में खादिल वेद के किनारे पे धौलागिर नगर बसा है। कौन सा नगर बसा है? धौलागिर नगर बसा है। वहाँ पर साफ पानी मिलता है, और वहाँ की जमीन भी उपजाऊ थी। वहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभाजित थे। वहीं पर एक धौला नगर 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, जिसके अंदर आने जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, जहाँ से भी लोग आया जाया करते थे। नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ पर सार्वजनिक जैसे कि यह महल है, इसके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी दीवार थी। फिर यहाँ पर एक सभागृह हुआ करता था, मतलब उनका कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था, जिसमें कि वह
अपना सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सकें। और फिर मिले वहाँ पर कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े पत्थरों में खुदा पाया गया, और इन अभिलेखों में को सभ्यताएं लकड़ी से जड़ा गया। और एक अनोखा अवशेष, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोहर जैसी छोटी वस्तुओं को में पाए जाते थे। गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है, जिसके किनारे बसा कौन सा शहर है? लोथल है। ऐसे स्थानों पर बसा है जहां पर की कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल आसानी से मिल सके, और पत्थरों, शंकों और धातुओं की बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो कि नगर एक भंडार गृह भी हुआ करता था, जिसमें इस भंडार गृह में कई तरह की मोहरों का मुद्रांकन या मुद्राबंदी गीली मिट्टी भी दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। अब लोथल का बंदरगाह देख लीजिएगा। एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह पर होगा, जहां पर समुद्र के रास्ते पर आने वाली नावें रुक जाती थी, और संभवतः यहां पर माल को चढ़ाया या उतारा जाता था, जिसमें कि माल को लाने ले जाने का कार्य किया जाता था। यहाँ पर एक इमारतें मिली हैं दोस्तों, जहाँ पर संभवतः उनके मनके का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कि मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन की मुहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनमें मोहरों पर गीली मिट्टी का पोत लगा देते थे, जिससे कि मोहरों पर लगाई थी, और मोहरे की छाप को मोहरबंद रखते थे, मतलब कि इसको कोई नहीं देख पाए। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती है, तो यह साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। मतलब कि कोई वस्तु है, ए वस्तु, इसको भेजना है बी के पास, यदि इस वस्तु में यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि कहने का ये हुआ कि ये मटका है, इस मटके को यहाँ तक लाने के लिए इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, इसको ना ही टूटा ना फूटा, तो ये समझ लेते थे कि माल उनका बिल्कुल साफ है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो आज भी मोहरों का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरे का उपयोग किस लिए किया जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य, मतलब कि सभ्यता का अंत का क्या रहस्य? तो लगभग हम 3900 साल पहले का एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, मतलब कि वहां पर नगर में जो रहने वाले लोग थे वह अचानक छोड़कर चले गए। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, और दूर दूर से बच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मतलब कि उनका कहने का मतलब जो यह हुआ कि एक स्थान से जो यहाँ का माल यहाँ पर आना जाना कम हो गया, काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कें पर कचरे के ढेर बनने लगे, मतलब कि मोहनजोदड़ो का जो रास्ता था वहाँ पर जगह जगह पर इस टाइप की जगह पर वह कचरे के ढेर बनने लगी। जल निकासी, मतलब कि इस नाली से जो जल आता था वह पानी, जो नाली का जो पानी था वह जाने के लिए जगह नहीं थी, मतलब कि वह सब बंद हो गया, जिससे कि सड़कों पर विभिन्न तरीके से गंदगी नुमा जगह बन गए, और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसके कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधनों का जरूरत पड़ने लगी,
पड़ने लगी थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदानों समाप्त होने लगे। कुछ इलाके पर में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगर का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ था। मतलब कि पूरी जगह पर नहीं हुआ, कि यहाँ पर बाढ़ों का सूखा अधिकांश जगह पर नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि शासकों पर नियंत्रण समाप्त हो गया। परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता था आधुनिक पाकिस्तान में। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। मतलब सिंध और पंजाब के किनारे जो बस्तियां रहा करती थी वह पूरी तरह से उजड़ गई थी, और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी छोटी बस्ती में जाकर रहने लगे। मतलब कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वह यहाँ से पलायन होकर, मतलब यहाँ से चले गए, और वह पूर्व और दक्षिण के इलाकों पर जाकर वह बस्तियों के रूप में बस्तियां बसाने लगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 5 और 8 में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अन्य अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। मिस्र कहाँ पर है? नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मतलब कि जो नील नदी निकलती है, ये नील नदी आती है। नील नदी के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर ये दूर दूर जो शहर बसे हैं, इनमें अधिकांश क्षेत्र कैसे हैं? शुष्कगढ़ या रेगिस्तानी है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी आदि हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना को दूर दूर तक इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के रूप में जाना जाता है। पिरामिड को रूप में जाना जाता है। जब राजाओं को मरने के पर उनके शवों पर इन्हीं पिरामिडों पर दफनाया जाता और सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। इनके शवों के साथ साथ उनसे चीजें दफनाई जाती थी, जो खाद्यान्न जैसे कि पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर आदि भी कभी कभी इनके साथ में दफनाया जाता था। और इसके अलावा सेविकाओं को दफनाने के लिए दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने के लिए परंपरा को देखने को मिलती है, जो कि मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। और तुम्हें क्या पता है कि मरने वाले लोगों को मरने के बाद इन राजाओं को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, मतलब किस टाइप से ये बनाया करते थे, ये टीले के रूप में, और यहाँ पर उनको दफना दिया जाता था। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को हल कीजिएगा, जैसे कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किस तरह से हुआ, इनको मिलान कीजिए। तांबा, सोना, टिन, बलुआ पत्थर ये कहाँ से आया करते थे, और हड़प्पा के लोगों के लिए धातुओं लेखन पहिए का क्या महत्वपूर्ण योगदान था। इनके बारे में दोस्तों आप इनका आंसर कमेंट कीजिएगा। जैसे कि आओ चर्चा कर, इस अध्याय में पक्की ईंटें, टेराकोटा से बनी सभी खिलौने की सूची बनाएं, और कौन कौन, मतलब कि कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन का कि टेराकोटा में जो खिलौने की सूची बनी हो, टेराकोटा में जो प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो, उनकी सूची बनाकर दिखाइए। हड़प्पा के लोगों को भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो। मतलब कहने का जो यह हुआ कि हड़प्पा काल में जो भोजन की सामग्री थी उनकी एक सूची बनाओ, और उनमें से आप जो खाते हो उन पर निशान लगाओ।
हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन किस तरह से था, किसानों से भिन्न था, जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा, तो उनके उत्तर का एक कारण बताओ। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई? 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ? 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत कब से हुई? 3900 साल पहले। अल्प नगरों का विकास कब से हुआ? 2500 साल से पहले। देख लीजिएगा दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट समाप्त हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, मतलब कि फोर्थ पार्ट। फोर्थ अध्याय में क्या हुआ, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, मतलब कब्रें और किताबों से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता। पुस्तकालय में मेरी बोलती हैं, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। मतलब कि शिक्षक ने, जैसे जहाँ छुट्टी होती तो घंटी बजती, तो शिक्षक बोलते हैं कि छात्रों को सभी मेरे पास आओ, और हम वे सभी चले जाते पुस्तकालय जा रहे हो। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय में उसकी कक्षा में काफी बड़ा था। वह किताबों से भर गई रैंक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी की एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे आसपास वेदों का एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, और वेद क्या है, और चलो पता लगाएं। कौन बोलती है? मेरी बोलती है। तो देखते हैं दोस्तों, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, शायद आपने भी सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अजर्वेद तथा अथर्ववेद। ये सबसे पुराने वेद हैं। ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। किसकी? ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवी देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि है, इंद्र है और सोम है। अग्नि आग देवता है, इंद्र युद्ध देवता है, सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय पदार्थ के रूप में बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचनाओं के ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी ने इन्हें अक्षरों के शब्दों में वाक्यों को बांटकर स्वर पाठ का कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्त की रचनाएं रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं की रचना महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो वो उससे थोड़ी भिन्न थी। भाषा उससे थोड़ी भिन्न थी, जो संस्कृत आज की स्थिति में पढ़ते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं हैं? जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारत की भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी है, यूरोपी है। ये बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनानी है, इतालवी है, स्पेनिश से आदि परिवार से जुड़ी हुई हैं, जो कि एक भाषा पारिवारिक कहा जाता है। जिसमें क्योंकि इसका आरंभ उसमें कई शब्द जैसे थे, उदाहरण के लिए मातृ मतलब संस्कृत, माँ मतलब हिंदी, मदर मतलब अंग्रेजी शब्द देखे जाते हैं।
क्या तुम्हें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में एक दूसरी भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल में तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। द्रविड़ भाषा का परिवार में भाषा का उपयोग किया जाता था। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। इन भाषाओं की सूची बनाओ और उनमें तुम्हें सुन सकते हो कि भाषा परिवार को पहचानने की एक कोशिश करो। जैसा कि हम इस किताबों में पढ़ते हैं कि वे लिखी हुई और छपी गई ऋग्वेदिक उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना कई सदियों से पहले बार लिखा गया था। इसमें छापने का काम तो मुश्किल से 200 वर्ष पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? मतलब इतिहासकार जो रहते थे वह ऋग्वेद का अध्ययन किस तरह से करते थे? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदी व्यास है, सतलज है के बीच में यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों का मानचित्र में खोजा गया। फिर से पढ़ें। जैसे कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना ये वाला, और भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखे पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पुरानी बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और पांडुलिपि इसे पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। कौन? पांडुलिपि आज भी। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियाँ, आपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गाय की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों को नीचे दाओ और इंद्र के द्वारा दी हुई शक्ति को स्फूर्त तुम रथों की गति के सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। फिर नदियाँ हैं, जल के परिपूर्ण हम देवताओं को भी बनाए रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि नदियाँ बोलती है कि हम देवताओं के द्वारा बनाए गए रास्तों पर ही चलते हैं। एक बार फिर निकलें तो हम रोका नहीं जा सकता। यदि नदियाँ जब एक बार यहाँ से निकली तो फिर दोबारा उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, ना ही उनको रोका जा सकता है। तुम ऋषि हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र बोलते, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों के सब बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से पार कर सके। मतलब कि ये नदी जा रहे हैं, यहाँ पर है क्या ऋषि का रथ, इसको इधर ना जाकर वह आसानी से पार कर जाएं। कहने का मतलब ये है। फिर नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। मतलब नदी के इस पार से लेके इस पार, ये बीच में नदी है। इतिहासकार यह बताते हैं कि इस प्रार्थना से उस क्षेत्र में रची गई जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं, और वे यह भी सुझाते हैं कि आज समाज में ऋषि रहते हैं, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है।
क्या तुम्हें लगता है कि रथ क्यों महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना और पंक्ति के दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। फिर ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य और दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती है, सिंधु है, इसकी सहायक नदियां है जिक्र किया गया है, जैसे कि गंगा है, यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। मानचित्र में देखें कि ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिसके नाम ऋग्वेद में नहीं है। मवेशी घोड़े के रथ में मवेशी बच्चों को, खासकर पुत्रों को, घोड़ों को प्राप्त करने में अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और लड़ाइयों में मवेशियों के जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ जैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जैसे आज अच्छे चारागाह हो जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए और बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध के जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार रखते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया करते थे, जो कि शेष धन आम लोगों में, मतलब कि जो जीत कर लाया हुआ धन था, वह कुछ सरदार रख लेते थे, कुछ जनता में दे देते थे और कुछ बाकी लोगों पर बांट दिया करते थे, धन को बांट दिया करते थे। आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी, मतलब कि जो देवी देवताओं को मानते थे उनको कुछ आहुति देते थे, जैसे दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दिया करते थे उस समय के लोग। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, लेकिन कोई स्थायी सेना नहीं, मतलब कि लोग ही भर भाग लेते थे और इसमें सेना का कोई महत्व नहीं हुआ करता था। लेकिन लोग सभी से मिलते जुलते थे और युद्ध में शांति के विषय को सलाह मशवरा करते थे। तो अब देखते हैं दोस्तों, लोगों की विशेषता को बताने वाले शब्द कि लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा है। लेकिन ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया हो। पुरोहित जिन्हें कभी कभी क्या कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कौन करते थे? ब्राह्मण लोग ही करते थे और कई जगह पर जाकर वह यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे जो कि राजा करवाया करते थे क्या? यज्ञ अनुष्ठान। किनसे? ब्राह्मणों से। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी असावधानी से राजधानियां महले में रहते थे और न ही इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलने के लिए प्राय मृत्यु के बाद ही उसका छोटा बेटा ही अब उसका शासक नहीं बन जाता था। जैसे कि पिछले अनुभाग में एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था कि जिसका प्रयोग हिंदी तथा अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था जिसमें विशेष वैश्य शब्द निकाला गया, जिसके विषय में तुम अध्याय 5 में पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम से जानते थे, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व भारत या यदुजन या विश्व के कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? कि कहने का मतलब ये कि यदि इनमें से कोई भी आपको कोई नाम जाना पहचाना, क्या नाम लगता है?
जैसे कि प्रार्थना की रचना, कभी कभी खुद के आर्य कहते थे, खुद को आर्य कहते, जो प्रार्थना और की रचना करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। तथा इनमें विरोधी दास और दास्यु कहते थे, मतलब कि जो उनका विरोध करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? दास या दास्यु। दास्यु भी लोग हैं जो कि ज्ञान नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। बाद में वह समय समय जैसे स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास है, स्त्री है, पुरुष है, ये दोनों युद्ध में बंदी बनाए, इनको दोनों को युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उसमें से उनके मालिकों को जायदाद माना जाता था, जो कि कम मालिक चाहते थे वह सब करना पड़ता था। जो काम मालिक करवाना चाहता था उनको सब वह काम करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम ऋग्वेद की रचना की थी, उनमें से दूसरी जगह पर एक विकास हो रहा था, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था इसके बारे में अब जानते हैं। देखते हैं दोस्तों कि खामोशी और प्रहरी कहानी के महापाषाणों में से अगले पृष्ठ के चित्रों में देखते हैं कि इस शिलाखंड महापाषाण और पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े बड़े करीने में लगाए जाते थे, जो कि महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई। इस प्रथा को दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र 2 में दिखाया गया, और वहाँ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिखते हैं, जो कि महापाषाण जमीन के भीतर भी दिखते, मतलब कि नीचे भी है और बाहर भी है। तो कई पुरातत्ववेदों में गोलाकार सजाए हुए पत्थर, मतलब इस तरह से बना करके वह गोलाकार ऐसी रेखा के रूप में बना दिए जाते थे, जो अकेले एक खाड़ा, ये मतलब कि एक गड्ढा खोद कर चौकोर था, एकमात्र प्रमाण जो जमीन के अंदर कब्र के रूप में दर्शाते थे। महापाषाण के निर्माण में कई लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो काम पाए वह सूची बनाए, उनमें से क्रमबद्ध करो और खोदने वाले शिलालेखों को ढोकर लाना, मतलब जो खोद का जो उसमें जो चीज मिली, शिलालेख मिले, उनको इकट्ठा करके लेके आना, पत्थरों को तराशना, फिर मरे हुए को वहां पर दफनाना। तो इस तरह से महापाषाण काल में ताबूत, शवाधान सिस्टम कहा जाता था। तो यहाँ पर विभिन्न तरह के सिस्टम है, जो कि पोर्ट होल, बड़ा खुराब, शायद पत्थरों से बने हुए इस टाइप से बनाया करते थे। तो इन सब कब्रों को समानताएं हैं कि यह समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता? ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ ही मिलने वाले वो है लोहे, औजार और हथियार के, घोड़ों का अंकन, सामान तथा पत्थरों के सोने गहने मिलते थे। हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। देखते हैं दोस्तों, महापाषाण कब्रें मिली हैं लोहे के समान, बाईं ओर घोड़े के समान, नीचे की ओर कुंडलियां, नीचे कटार, इस टाइप से ये एक कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में क्या पता करना है? पुरातात्विक यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी,
मतलब कि जो व्यक्ति मरा उसके साथ कुछ सामान रहा होगा, तो जो व्यक्ति मरा तो सम्भवतः यह अनुमान लगाया जाता है कि वह जो भी वस्तु मिलती है उसकी कब्र के साथ हो सकता है कि वह उसकी ही हो। इन सब चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। तो ब्रह्मगिरी में खोजे गए यहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र मिली जिसमें से कि 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। हो सकता है कि वह जिसको दफनाया गया राजा या महाराजा या जिसको भी, तो उसी की हो सकती है। सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन में पाए गए हैं दफनाए गए लोगों को सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? देखते हैं दोस्तों। कभी कभी महापाषाण में से एक या एक से अधिक कंकाल मिले, मतलब कि एक या एक से अधिक कंकाल मिले। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही समय में दफनाया गया होगा। मतलब कि जो परिवार के सदस्य हैं जो मरे थे, उनको हो सकता है कि एक साथ एक ही जगह में उनके पूरे परिवार को वहाँ पर दफनाया गया हो। बाद में मरने के बाद कई लोगों का पोर्ट होल के रास्ते कब्रें लगाकर दफनाया जाता था, जैसे कि गोलाकार इस टाइप से पत्थर को बनाकर वह चट्टानों में रखकर वह काम करते थे, और ये जहाँ पर वह लोगों की आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर शवों को वह दफनाया करते थे या दफनाया जाता था। इमाम गांव में एक बड़ा विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इमाम गांव में खोजों में भीमा नदी के सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले, 3600 से लेकर 2700 साल पहले के लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग को प्राय गड्ढे में सीधा मतलब कि जो लोग बूढ़े लोग हुआ करते थे उनको गड्ढे में सीधा ही लिटाकर उसको दफनाया जाता था, और मतलब कि और उसका सिर जो रहता था तो उस सिर को वह उत्तर की ओर होता था। वह कई बार अंदर के ही दफनाया जाता था, जैसे कि बर्तनों में शायद खाना पानी हो दफनाया गया हो, सबके साथ वह रख दिए जाते थे। ये सभी वस्तुएं रख दिए जाते थे। एक मकान में 5 कमरे हैं। 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक को दफनाया गया, जिसमें वस्तु के बीच में फंसा है। देखते हैं दोस्तों आगे। यह गांव सबसे पहले बड़े घरों का था, जिसमें कि एक अनाज गोदाम, शव के पेड़ मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें यह लगता है कि यह सरदार शाह और अपने जवाब कारणों से जानते थे? बताओ क्या कारण, जवाब बताओ। तो क्या बताते हैं कि यह कंकालों का अध्ययन। छोटे आकार के आधार के एक बच्चे का कंकाल जो आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन कई बच्चे और कई बच्ची के कंकाल का कोई भी बड़ा फर्क नहीं है। क्या यह पता लगाया जा सकता है कि कंकाल किसी पुरुष के हैं या स्त्री के? कभी कभी कंकाल के साथ ही मिले विभिन्न प्रकार के सामानों, पत्थरों अंदाजा लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक कंकाल के साथ मिलने वाले गहने को एक बार महिला के कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन दूसरी ओर यह समस्या है कि यह पुरुष के आभूषण है या स्त्री के। इसका कहने के मतलब यह हुआ कि जब किसी कंकाल में यदि सोने के गहने मिले, हाथों में सोने के गहने मिले या पैरों में, तो यह मान लिया जाता है कि यह स्त्री का ही कंकाल होगा। लेकिन पुरुष के कंकाल के बारे में, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्तियां की जांच है। चूंकि महिला बच्चों को जन्म देती है तो इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। किनका? महिलाओं का।
आज से लगभग 2000 साल पहले ही चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य थे, जो उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक एक किताब लिखी। किसने? आचार्य चरक ने। वे कहते हैं कि पुरुष के शरीर में 306 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक रचना में विज्ञान के अनुसार 206 हड्डियां होती है, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हस्तियां, जोड़, कार्टिज को जोड़कर एक संख्या बताई थी। तुम्हें अनुसार शरीर के बारे में उन्हें इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा होगी? अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब देखते हैं इमाम गांव के लोग का काम धंधा क्या था, मतलब वह क्या काम करते थे और कैसे रहते थे। इमाम गांव पुरातत्व वेदों में को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिलते, मतलब कि इन सभी चीज़ों की वह खेती किया करते थे। कहाँ पर? इमाम गांव के लोग। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, मृग, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियाँ की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभक्षियाँ एकत्रित की जाती हैं। जैसे कि इस पात्र में बताए गए इमाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में। अन्यत्र एटलस में चीन को देखो और 3050 साल पहले हमें यह देखना, कल्पना करना कि उदाहरण है कि क्या उदाहरण पाते हैं। जानवरों की हड्डियों पर लिखा है, उनमें भविष्यवाणी करने हड्डियां कहा जाता है और उनकी मान्यता है कि भविष्य को बताते हैं। राजा के लोग लिपि में इन हड्डियों के सवाल लिखवाते थे और वे खुद जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होगी, क्या पुत्र होंगे, कि इन हड्डियों के आगे में डाल दिया जाता था और इनमें से गर्मी के चटक की दरार पड़ जाती थी। जैसे गर्मी आती तो उसमें क्या होता है, चटक की दरार पड़ जाती है और भविष्यता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। मतलब जो दरार देखते हैं उसी दरार को देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। जैसे शायद तुम भी सोच रहे होंगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी हो सकती है। बिल्कुल। राजा शहरों महल बनाकर रहते थे, उनमें बेशुमार धन दौलत एकत्रित कर लेते थे और फिर उन्हें नक्काशी कांसे बर्तन शामिल होते थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। कौन? प्राचीन काल के लोग। ऋग्वेद में राजा और राजाओं के बीच में क्या फर्क है? कल्पना करो दोस्तों कि 3000 साल पहले इमाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करें। अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जाता है? इन्हें क्या लगता है खाने के लिए क्या दिया जाए? उपयोगी शब्द है दोस्तों। वेद क्या है? प्रार्थना। भाषा क्या है? रथ क्या है? यज्ञ क्या है? राजा। दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, इन आदि शब्दों का उपयोग कीजिए। आइए दोस्तों आज देखते हैं कि फिर हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों का आरंभ कब से हुआ? लगभग 3500 साल पहले। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत कब से हुई? 3000 साल पहले से दोस्तों। इमाम गांव में कृषकों का निवास कब से हुआ दोस्तों? 3600 से लेकर 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले।
अब देखते हैं दोस्तों, इनको सही जोड़ी मिलाएं। सुक्त क्या थे, रथ क्या थे, यज्ञ क्या है, दास क्या है, महापाषाण क्या है। तो अभी इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सही जोड़ी बनाकर दीजिए दोस्तों। अब देखते हैं, फिल इन द ब्लैक के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता, मतलब कि दासों का इस्तेमाल किसके लिए करते थे। और फिल इन द ब्लैक में महापाषाण पाए जाते। महापाषाण कहाँ पाए जाते थे दोस्तों? जमीन पर गोले लगाए गए पत्थर या चट्टान में क्या काम करते थे। मतलब कि जमीन के अंदर ये मटका को गड़ाया गया, इस मटके में क्या क्या काम करते थे वे प्राचीन काल के लोग, इसके बारे में बताना दोस्तों। पोर्ट होल का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता था, मतलब कि सामान लाने ले जाने के लिए। इमाम गांव के लोग क्या खाते थे, मैंने तो बताया था दोस्तों। जो अभी इसका आंसर आप ही दीजिएगा। तो आज हम जो किताब पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसी भिन्न है, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। पुरातात्विक कब्रों को दफनाए गए लोगों के बीच में सामाजिक में क्या अंतर हैं, इसके बारे में बताना है आपको। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से किस तरह से भिन्न है, इसके बारे में भी तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखना दोस्तों कमेंट में। ये हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर बिल्कुल लिखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जो अपन अभी जो थ्योरी में बताया गया है उसी थ्योरी के आधार पर आप क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो ये था हमारा इतिहास का सेकंड पार्ट, और आने वाले मेरे वीडियो में आप इसी तरह से एनसीईआरटी को पूरी कंप्लीट करते हुए पाएंगे, जिसमें कि हम देखेंगे अब आने वाले तीसरे वीडियो में इसका पार्ट थर्ड होगा। 1 या 2 दिन के अंतराल में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाने का काम करो। और मेरे पूछे गए हुए जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।